बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। आज की वीडियो के अंदर हम जो है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को स्टार्ट करेंगे। तो बेटा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है इट्स अनदर नॉन स्पेसिफिक डिफेंस रिस्पांस। जैसे हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा कि वो नॉन स्पेसिफिक है, जिसके अंदर स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सम केमिकल बैरियर्स, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती थी। इसके अंदर बेटा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी नॉन स्पेसिफिक है। इसका मतलब ये है कि इसको किसी किस्म की एक्टिवेशन की नीड नहीं है, यानी बेसिकली वी कैन से कि ये हर किस्म के पैथोजन के अगेंस्ट रिएक्ट करता है, या इसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या लिखा है बुक में, द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म may enter our body when it is broken either accidentally like cut, burn, etc. और through insect bite। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस उस वक्त एक्टिवेट होगा, उस वक्त काम करना शुरू होगा जब फर्स्ट लाइन फेल हो जाएगी। फर्स्ट लाइन का फंक्शन क्या था? फर्स्ट लाइन का फंक्शन था कि पैथोजन को अंदर नहीं घुसने देना, बट अब वो पैथोजन अंदर आ चुका है। सही है। तो कैसे आ गया है? किसी भी कट की वजह से या इंसेक्ट बाइट की वजह से, किसी भी ज़रिए से जो है ना वो पैथोजन बॉडी में आ चुका। तो अब जो है, दस इफ़ समहाउ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज़ ब्रीच्ड, वी डू हैव द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस टू इनकाउंटर। क्योंकि बेटा थर्ड लाइन को एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा। जब तक थर्ड लाइन एक्टिवेट नहीं होगी उस वक्त तक फिर जो है हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये काम कर रही होती है। सही है। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है? Like first line of defense, it is also non-specific in nature and comprised of a wide variety of WBCs, defensive proteins। देखो भाई, जो हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है इसमें हमारे पास WBCs इन्वॉल्व है और डिफेंसिव प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। इट इज़ अकॉम्प्लिश बाय द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज, जो कि ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास फैगोसाइटोसिस होती है, साइटोटॉक्सिसिटी होती है, इन्फ्लेमेशन एंड फीवर होता है। तो हम यही सारी चीज़ें सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर पढ़ने वाले हैं। फैगोसाइटोसिस क्या होती है, साइटोटॉक्सिसिटी क्या होती है, एंड इन्फ्लेमेशन एंड फीवर रिस्पॉन्स क्या होता है। तो बेटा सबसे पहली चीज़ ये है कि हम एक एक करके इनको स्टार्ट करेंगे। तो एट फर्स्ट, किलिंग सेल्स ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के अंदर जो किलर सेल्स होते हैं, यानी पैथोजन को मारने वाले जो सेल्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो बेटा सबसे पहले, व्हेन सम पैथोजन गेट्स एक्सेस इनटू द बॉडी थ्रू वुंड, ब्रोकन स्किन, इनहेल्ड एयर, किसी भी तरीके से पैथोजन अगर बॉडी में चला जाता है, इट इनकाउंटर्स WBC, सम ऑफ विच रिकॉग्नाइज एंड किल इट आइदर बाय फैगोसाइटोसिस। यानी जैसे ही पैथोजन अंदर जाता है उसका सामना सबसे पहले किसके साथ होता है? WBC, जो कि सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करता है और मार देता है, या तो फैगोसाइटोसिस के ज़रिए से या डायरेक्ट उसकी किलिंग करता है। तो लेट्स लर्न देम वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास है फैगोसाइटोसिस। सही है। अच्छा, फैगोसाइटोसिस सबसे पहले, यानी आज की वीडियो के अंदर हम फैगोसाइटोसिस के टॉपिक को ही कवर करेंगे, यानी फैगोसाइट्स को ही पढ़ेंगे। बिफोर के हम फैगोसाइटोसिस स्टार्ट करें, आपको एक चीज़ समझा दूँ बेटा। देखो जो हमारा ब्लड जो बनता है, ब्लड बनता है बोन मैरो में। बोन मैरो में एक स्पेशलाइज सेल होता है। सही है। बोन मैरो में एक स्पेशलाइज सेल होता है जिसको हम कहते हैं प्लूरी पोटेंट स्टेम सेल। प्लूरी पोटेंट स्टेम सेल, जो कि दो तरह के सेल्स में डिफरेंशिएट होता है। एक हमारे पास लिम्फॉइड स्टेम सेल कहलाता है, ये सेल की डिविजन्स ना याद रखना। एक लिम्फॉइड स्टेम सेल्स कहलाता है, एक कहलाता है माइलॉइड स्टेम सेल्स। सही है। एक कहलाएगा माइलॉइड स्टेम सेल्स। अच्छा, अब बेटा एक चीज़, माइलॉइड स्टेम सेल से हमारे पास RBCs बनेंगे एंड प्लेटलेट्स बनेंगे, लेकिन अभी हम RBCs प्लेटलेट्स का जिक्र नहीं कर रहे। तो माइलॉइड स्टेम सेल से हमारे पास जो है ग्रेन्यूलोसाइट्स और एक ग्रेन्यूलोसाइट्स बनते हैं। ग्रेन्यूलोसाइट्स के अंदर हमारे पास न्यूट्रोफिल्स
देखो बेटा, WBC दो किस्म के होते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट्स और एक ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। सही है, WBC जो है हमारे पास दो किस्म के, एक ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं और एक ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। मतलब क्या है बेटा, जो ग्रेन्यूलोसाइट्स है इनके साइटोप्लाज्म में पिगमेंट्स और ग्रैन्युलेटेड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि ए ग्रेन्यूलोसाइट्स के अंदर पिगमेंट्स और ग्रैन्युलेटेड एंजाइम्स नहीं मौजूद होते हैं। वो खैर मैं आगे पढ़ाऊँगा, जब ब्लड के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे तो इसको फर्दर डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि दे हैव एंजाइम्स इन ग्रेन्यूल फॉर्म एंड दे डू नॉट हैव इट्स टाइप्स इन ग्रेन्यूल फॉर्म्स। ग्रैन्युलोसाइट्स ज़्यादा होते हैं ऑल्थो, और ये ग्रैन्युलोसाइट्स कम होते हैं WBCs के अंदर। यानी अगर WBCs की अगर हम जो है ना डिविजन्स को देखें तो ग्रैन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स आ गया, मोनोसाइट्स आ गए, सॉरी नॉट मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स आ गया, बेसोफिल्स आ गया, एंड इसिनोफिल्स आ गए। ये सारे क्या है, ये हमारे पास जो है ग्रेन्युलोसाइट्स है। और एक ए ग्रेन्युलोसाइट्स होता है, दैट इज़ मोनोसाइट, जो कि माइलॉइड ओरिजिन का होता है। सही है, तो दो WBCs दो किस्म के होते हैं, एक माइलॉइड ओरिजिन होता है और एक लिम्फोइड ओरिजिन होता है। माइलॉइड ओरिजिन में ज़्यादातर क्या है, ग्रेन्युलोसाइट्स है, और माइलॉइड ओरिजिन में एक ही एक ग्रेन्युलोसाइड है, दैट इज़ मोनोसाइट्स। सही है। एंड लिम्फोइड जो है हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक लार्ज लिम्फोसाइट होता है, सही है, एक लार्ज लिम्फोइड होता है जिससे NK सेल्स बनते हैं, नेचुरल किलर सेल्स, और एक होता है स्मॉल लिम्फोइड जिससे हमारे पास T सेल या B सेल्स बनते हैं। सही है, तो ये आपने ये इस तरह की डिवीज़न याद रखनी है। अब इसमें से बेटा हमारे पास ख़ास तौर पे दो, जैसे एक न्यूट्रोफिल और एक मोनोसाइट्स, दे आर द फैगोसाइट्स ऑफ, तो ये दोनों जो है ना फैगोसाइट्स होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। देखो बेटा, फैगोसाइट इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच some specific type of WBCs taken in and digest the foreign particles or microorganism among the WBCs, neutrophils and macrophage। मैक्रोफेज जो कि मोनोसाइट से ही बनता है, और डेंड्राइटिक सेल, ये हमारे पास फैगोसाइटोसिस करते हैं। देखो फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, इट्स अ सिंपल प्रोसेस के लेट सपोज कि ये बैक्टीरिया है, तो फैगोसाइट्स पहले इसके करीब जाएगा, अपना साइटोप्लाज्म एक्सटेंड करेगा, और फिर इसको इनगल्फ कर लेगा। सही है, तो ये होती है इनगल्फमेंट। अब ये बैक्टीरिया या ये पैथोजन एक वैक्यूल, यानी ये जो देखो इससे फ़ायदा ये हुआ कि बैक्टीरिया ओपन नहीं है सेल के अंदर, बल्कि एक वैक्यूल के अंदर है, जिसको हम फैगोसोम्स कहेंगे। फिर ये फैगोसोम्स इसके लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ हो जाएगा और डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी बेसिकली इसकी हो जाएगी लाइसिस। तो भाई इस तरह से खाएगा और डाइजेस्ट कर लेगा। सही है, यानी इसने खाया पैथोजन को खाने के बाद अब इसके अंदर लाइसोसोम मौजूद है, वो लाइसोसोम इस फैगोसोम्स के साथ फ्यूज़ होगा। लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया है, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूरे बैक्टीरिया सेल्स को लाइस कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से बेसिकली ये जो है ना मार देता है इन पैथोजन्स को। अच्छा भाई, अब हमारे पास सबसे पहले जो है हमारे पास वो है न्यूट्रोफिल्स। देखो बेटा, न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करें, दीज आर द मोस्ट अबंडेंट WBC, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला यानी 50 से 70% जो है ना हमारे पास WBC में वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। एंड आर स्पेशली अडेप्टेड टू फैगोसिटाइज बैक्टीरिया, यानी स्पेशली अडेप्टेड है किस चीज़ के लिए, बैक्टीरिया को फैगोसिटाइज करने के लिए। द मेच्योर न्यूट्रोफिल्स हैव
मल्टी लोब्ड, यानी न्यूक्लियोफिल जो है उसके मल्टी लोब नॉन स्फेरिकल न्यूक्लियस होते हैं। ये देखो इसके अंदर मल्टी लोब और इसके अंदर आपको ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, दीज आर द ग्रेन्यूल्स। और न्यूक्लियस के 1 2 3 4 यानी मल्टीपल लोब्स होते हैं, सही है। दे आर यूजुअली शॉर्ट लिव्ड अपॉन मैचुरेशन, मेजॉरिटी ऑफ देम माइग्रेट टू द ब्लड फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यू। देखो भाई सबसे पहली चीज़, ये शॉर्ट लिविंग होता है, यानी इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा लंबा नहीं होता, और जैसे ये मेच्योर होता है ये ब्लड से टिश्यूज़ में जाते हैं, सही है। और ब्लड से टिश्यूज़ में जाने के बाद थ्रू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन देयर सरफेस द न्यूट्रोफिल कैन रिकॉग्नाइज वेरियस बैक्टीरियल मॉलिक्यूल, यानी इनके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। उन रिसेप्टर्स के ज़रिए से ये बैक्टीरिया को पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? देखो बैक्टीरिया के स्पेसिफिक मॉलिक्यूल या तो पेप्टाइडोग्लाइकेंस के साथ बाइंड करता है इनका रिसेप्टर, या तो फ्लैजेलिन के साथ, या प्रोटीन्स ऑफ दैट इज़ द प्रोटीन्स ऑफ फ्लैजेला, या लिपोपॉलीसैकेराइड्स या लिपोपेप्टाइड्स के साथ बाइंड करता है। तो भाई स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ या लिपिड मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है, यानी जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स है दे पोजेस स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, और वो रिसेप्टर्स बैक्टीरिया के अंदर किसी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकते हैं। अब वो मॉलिक्यूल या तो पेप्टाइडोग्लाइकेन हो सकता है, फ्लैजेलिन हो सकता है जो कि फ्लैजेला में होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल में होता है, या लिपोपॉलीसैकेराइड्स हो सकता है, या लिपोपेप्टाइड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सही। कुछ इस तरह का सेल होता है। देखो भाई ये हमारे पास ये न्यूट्रोफिल है एंड दे आर हैविंग स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, ये इसके रिसेप्टर्स हैं। तो ये रिसेप्टर जो है ये बैक्टीरिया के लिपोपेप्टाइड्स के साथ, फ्लैजेलिन के साथ, या इस किसी के साथ भी जो है ना बाइंड करता है। तो रिसेप्टर्स अलग अलग हैं, जैसे लिपोपेप्टाइड रिसेप्टर है, फ्लैजेलिन रिसेप्टर, यानी ऐसा नहीं है कि एक ही रिसेप्टर सबके साथ बाइंड कर सकता है। दे आर डिफरेंट रिसेप्टर्स एंड विच बाइंड। तो जब ये बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद उस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेता है। क्या लिखा है? अपॉन रिकॉग्निशन एज फॉरेन द इंट्रूडर इज़ इंटरनलाइज्ड बाय न्यूट्रोफिल, यानी जैसे ही ये रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि ये हमारा पार्ट नहीं है, ये हमारा जो है ना बैक्टीरिया, ये हमारा मॉलिक्यूल नहीं है, हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, ये उसको इनगल्फ कर लेता है। और इनगल्फ करने के बाद क्या होता है, अपने सेल में डाइजेस्ट कर देता है बाय लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सही है। जैसे ही इसने इनगल्फ किया ना, ये लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के ज़रिए से इसको डाइजेस्ट कर लेगा। देखो इनगल्फ करने के बाद ये फैगोसोम्स बन जाते हैं, यानी एक वैक्यूल के अंदर होता है, और फिर उसके बाद लाइसोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं और इसकी लाइसिस कर देते हैं। तो इस तरीके से न्यूट्रोफिल्स काम करते हैं। अगला है बेटा मोनोसाइट्स। आई डू होप आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। अगला है बेटा मोनोसाइट्स। क्या लिखा है? दे हैव अ सिंगल बीन शेप्ड न्यूक्लियस, यानी ये सिंगल बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है इसका। द साइटोप्लाज्म, यानी इसमें लोब्यूलर न्यूक्लियस नहीं होता, एक ही न्यूक्लियस होता है, उसके लोब्स नहीं होते। द साइटोप्लाज्म इज़ नॉन ग्रैन्युलेटेड, दे कं यानी साइटोप्लाज्म इसका नॉन ग्रैन्युलेटेड है। आपको बता दिया ग्रैन्युलेटेड और नॉन ग्रैन्युलेटेड, यानी इसके साइटोप्लाज्म के अंदर एंजाइम्स ग्रैन्युलेटेड फॉर्म में मौजूद नहीं है। दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 2 to 8% ऑफ द टोटल WBC, ये कम होता है तादाद में। लाइक ग्रेन्यूलोसाइट्स दे ऑरिजिनेट फ्रॉम माइलॉइड स्टेम सेल। देखो भाई ये बात भी बताई गई है जो मैंने अभी शुरू में बताई थी कि भाई ग्रेन्यूलोसाइट्स, जैसे ये हमारे पास ग्रेन्यूलोसाइट्स है ना, ग्रेन्यूलोसाइट जैसे अभी बताया, ग्रेन्यूलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और यूसिनोफिल है, ये माइलॉइड स्टेम सेल से बने होते हैं। तो ये भी हमारे पास ग्रेन्यूलोसाइट्स की तरह माइलॉइड स्टेम सेल, हालांकि ये है ए ग्रेन्यूलोसाइट्स लेकिन बनता माइलॉइड स्टेम सेल से। और ऑल्सो द एवरेज लाइफ स्पैन इज़ अबाउट 2 to 5 days, सही है। इसका जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो कितना है? 2 से 5 दिन का है इन ब्लड सर्कुलेशन। दे कैन माइग्रेट फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यू, यानी ये वहाँ से फिर कहाँ चले जाते हैं? ब्लड से टिश्यू में चले जाते हैं, वेयर दे ग्रो इन साइज एंड बिकम आइदर मैक्रोफेज डेंड्राइटिक सेल्स, वहाँ पे जाके ये ग्रो करते हैं, सही है। और करने के बाद ये फिर मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड कैन लिव फॉर मंथ और 2 years। मोनोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन आवर इनेट इम्यूनिटी। अच्छा देखो मोनोसाइट खुद फैगोसाइटाइज नहीं कर सकता, खुद नहीं खा सकता। तो अच्छा अगर आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा आता है, विच वन इज फैगोसाइट, और आपके पास ऑप्शंस में
न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, एंड डी में मोनोसाइट, या फिर अगर ऑप्शन ई भी, मैं ऐसे ही रैंडमली बता रहा हूँ। तो भाई इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन है तो इसमें ऑल नहीं कर देना। मोनोसाइट्स जो है ये फैगोसाइट्स बनाता है, यानी इट्स अ फैगोसाइटोजेनिक सेल्स, बट ये खुद फैगोसाइट नहीं है। इट्स अ फैगोसाइटोजेनिक सेल। इट प्रोड्यूस फैगोसाइट्स बट दे इट इज इटसेल्फ नॉट अ फैगोसाइट्स। अब पढ़ते हैं कि भाई जब ये मेच्योर हो जाता है तो क्या होता है। मेच्योर होने के बाद क्या बनता है, मैक्रोफेज बनता है। सही है। द ल्यूकोसाइट्स अदर देन न्यूट्रोफिल्स इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन सेल्स, बोन आउट सेल्स आर मैक्रोफेज। देखो भाई ये फॉरेन सेल्स यानी जो है ना, देखो न्यूट्रोफिल्स खास तौर पे बैक्टीरिया को खाता है, जबकि मैक्रोफेज जो है बैक्टीरिया को भी खाता है, और इसके अलावा जो है ना कोई भी हमारे डेड सेल्स जो होते हैं, हमारे सेल्स जो मर जाते हैं, उनको भी खाता है। सही है। दे आर ड्राइव फ्रॉम मोनोसाइट्स विच आर कैटेगराइज एज अ टाइप ऑफ एग्रेन्युलोसाइट्स, यानी ये बनते हैं मोनोसाइट्स से, बिकॉज दे लैक एनी काइंड ऑफ पिगमेंट इन देयर साइटोप्लाज्म। देखो अभी ये बताया गया है ना कि ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो है लैक एनी काइंड ऑफ पिगमेंट इन देयर साइटोप्लाज्म, कोई पिगमेंट नहीं होता। दे आर द लार्जेस्ट अमंग ऑल ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स में सबसे बड़ा सेल होता है ये। अनलाइक ग्रेन्युलोसाइट्स दे हैव अ लार्ज इंडेंटेड हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस। देखो ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर जैसे हमने पढ़ा कि भाई उसके अंदर न्यूक्लियस जो है ऐसे बहुत सारे लोब्स में था ना, इसमें नहीं होता है। इसमें एक लार्ज हॉर्स शू शेप। देखो इंटेंडेड का मतलब है कि ऐसा न्यूक्लियस का स्फेरिकल भी नहीं होता, इस न्यूक्लियस में फोल्ड्स प्रेजेंट होती हैं, यानी इसका जो हॉर्स शू शेप है इसका न्यूक्लियस कुछ इस तरह का होता है, जैसे घोड़े की नाल होती है ना ऐसी, तो इस तरह से इसका न्यूक्लियस होता है। इट्स लुक लाइक दिस। सही है। सर्कुलेटिंग मोनोसाइड आफ्टर सम टाइम लीव ब्लड यानी अब जो है जो सर्कुलेटिंग मोनोसाइड है वो कुछ टाइम के बाद ब्लड को छोड़ देता है एंड एंटर इनटू द लिम्फॉइड एज वेल एज नॉन लिम्फॉइड सेल टिश्यूज़। यानी उसके बाद जो है ना लिम्फॉइड और नॉन लिम्फॉइड टिश्यूज़ में, या तो लिम्फॉइड में या नॉन लिम्फॉइड टिश्यूज़ में एंटर करता है, वेयर दे ग्रो। देखो लिम्फॉइड टिश्यूज़ में हमारे पास जो स्प्लीन ये सब है ना और नॉन लिम्फॉइड कोई भी बॉडी का टिश्यू हो सकता है, वेयर दे ग्रो इन साइज एंड टर्न इनटू मैक्रोफेज डेंड्राइटिक सेल्स। यहाँ पे ग्रो करता है और मैक्रोफेज डेंड्राइटिक सेल्स बनाएगा। मैक्रोफेज हैव एबिलिटी टू अडेप्ट दिस स्पेसिफिक टिश्यू कंडीशन, यानी मैक्रोफेज के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो जो है ना अपने आप को जिस टिश्यू में वो जा रहा है उस टिश्यू के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर सकता है। सही है। सो दे आर नेम्ड एज सच एज एल्वियोलर मैक्रोफेज। एल्वियोलर मैक्रोफेज यानी ये कहाँ पे होगा, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। अगर लंग्स में गए तो अपने आप को एल्वियोलाई के अकॉर्डिंगली चेंज करेगा, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंगली, वो एल्वियोलर मैक्रोफेज कहलाएगा। क्यूपफर सेल्स कहलाएगा अगर लिवर में, माइक्रोग्लाया इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सही है। इसी तरह से ऑस्टियोक्लास्ट इन बोन्स। तो भाई हर जगह पे अलग अलग मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं, तो मैक्रोफेज अपने आप को उसी हिसाब से चेंज करता है। अच्छा भाई, मैक्रोफेज नॉट ओनली फैगोसिटाइज द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सिर्फ ये उसको मारता नहीं है, बट ऑल्सो रिमूव एंड प्रेजेंट देयर एंटीजन टू द टी सेल, यानी उसको मारेगा, सिर्फ मारेगा नहीं बल्कि मारने के बाद उसको जो है ना उस एंटीजन को रिमूव भी करेगा और उसको टी सेल्स को भी प्रेजेंट करेगा। टी सेल्स थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को रिकॉग्नाइजेशन की ज़रूरत होती है, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को रिकॉग्नाइज करवाता है ये। सही है। अच्छा इसी तरह से इसकी वजह से क्योंकि ये एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एपीसी सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। दे डू रिलीज स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दैट इज साइटोकाइंस। ये कुछ जो है ना कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करता है जिसको हम साइटोकाइंस रिलीज कहते हैं, टू एक्टिवेट अदर इम्यून सेल्स। यानी जब इसने पैथोजन को खाया, खाने के बाद जो है ये कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है
जो कि साइटोकाइंस कहलाते हैं। दे ऑल्सो इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, सही है, जो कि हम पढ़ेंगे आगे। तो बेटा ये सिर्फ बैक्टीरिया को खा नहीं रहा, बल्कि बैक्टीरिया को खाने के बाद जो है उसको रिमूव भी कर रहा है, उसका एंटीजन को प्रेजेंट भी कर रहा है, साइटोकाइंस भी रिलीज़ कर रहा है ताकि दूसरे सेल्स भी एक्टिवेट हो जाए, और इसके अलावा इन्फ्लेमेशन को भी प्रमोट कर रहा है। तो ये सारे फंक्शन हैं, आपने ये याद रखना है। इन एडिशन टू द above mentioned activities, macrophage secrete nitric oxide which kill phagocytized pathogenic organism। यानी ये क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जो कि फैगोसिटाइज पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जिसको फैगोसिटाइज कर लिया है उसको मारने के काम आता है। तो ये भी बेटा मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट फॉर MCQs। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कर रहा है। अब आते हैं डेंड्राइटिक सेल्स पे। देखो भाई डेंड्राइटिक सेल, देखो यहाँ क्या दिख रहा है कि मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल दे आर इंटर कन्वर्टेबल। तो डेंड्राइटिक सेल एंड अदर टाइप ऑफ WBCs आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रेजेंटिंग एंटीजन ऑफ द फैगोसिटाइज पैथोजन टू द टी सेल्स। यानी एक ऐसा सेल है जो कि क्या करता है, एंटीजन को प्रेजेंट करता है टी सेल्स को, सही, टी सेल्स को, ये स्पेशलाइज है। दे वर नेम्ड सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। देखो इसके साइटोप्लाज्म में ऐसे प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है ना, दैट्स वाई हम इसको डेंड्राइटिक सेल्स कहते हैं, सही है, इन प्रोजेक्शन को डेंड्राइट्स कहते हैं। अच्छा भाई, अपॉन एक्टिवेशन थ्रू स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस सिक्रीड बाय मैक्रोफेज। यानी बेटा इसकी एक्टिवेशन कौन करा रहा है, ये मैक्रोफेज के अंदर से कुछ साइटोकाइन। यानी देखो बेटा ये दोनों ही मोनोसाइट्स से बनते हैं। मोनोसाइट्स पहले तो मैक्रोफेज में कन्वर्ट होता है, मैक्रोफेज खाता है बैक्टीरिया को, खाने के बाद जो है फिर वो साइटोकाइंस रिलीज़ करता है, मोनोसाइट्स में आएगा वो साइटोकाइन, एंड फिर मोनोसाइट से डेंड्राइटिक सेल्स बनेंगे, फिर ये भी खाएगा और ये एंटीजन को प्रेजेंट कर देगा बैक्टीरिया के टी सेल्स के आगे। तो बेटा द डेंड्राइटिक सेल माइग्रेट टू द सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज़। यानी ये पहले खाएगा, खाने के बाद सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज़ में जाएगा, जैसे कि टॉन्सिल है, पियर पैच है, स्प्लीन है, इन जगहों पे जाएगा, और जाने के बाद टी सेल्स की एक्टिवेशन कराएगा। अब टी सेल्स की एक्टिवेशन कराने के बाद अनलाइक मैक्रोफेज दे डाई, ये एक्टिवेट कराने के बाद ये मर जाएगा, इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, सही है। अच्छा मैंने डिफरेंसेस भी लिखे हैं। मैक्रोफेज आर टाइप ऑफ WBC दैट सराउंड एंड किल पैथोजन, रिमूव डेड सेल्स, स्टिमुलेट द इम्यून सेल्स। यानी एक ऐसा पैथोजन, एक ऐसा जो है सेल है जो कि पैथोजन्स को खाता है, रिमूव करता है और स्टिमुलेट करता है दूसरे इम्यून सेल्स को। डेंड्राइटिक सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, दे शो एंटीजन टू देयर सरफेस टू द टी लिम्फोसाइट। यानी ये टी लिम्फोसाइट्स को, अच्छा देखो APC सेल्स मैक्रोफेज भी है और APC डेंड्राइटिक सेल भी है, लेकिन APC की डेंड्राइटिक सेल्स की जिम्मेदारी है कि वो टी सेल्स को जो है ना स्टिमुलेट करे, टी सेल्स को एक्टिवेट करवाए। अच्छा भाई मैक्रोफेज जो है इन्फ्लेमेशन को इनिशिएट कराता है, और इन डेंड्राइटिक सेल स्टिमुलेट बाय इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। यानी डेंड्राइटिक सेल इन्फ्लेमेशन के बाद एक्टिवेट होता है और मैक्रोफेज इन्फ्लेमेशन करवा रहा है। दे डू नॉट डाई आफ्टर अचीविंग देयर इफेक्टर फंक्शन। यानी ये मरता नहीं है, जबकि डेंड्राइटिक सेल्स मर जाते हैं, डाई आफ्टर अचीविंग देयर इफेक्टर फंक्शन। So beta, this is all about phagocytes which is included in our SEN textbook. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो अच्छा बेटा, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो यू मे कॉन्टैक्ट मी। ये मेरा नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हैविंग सर्टेन चार्जेस, आप उसके बाद आपको इस चैप्टर का इसका PDF मिल जाएगा जो कि मैंने ख़ुद बनाया है। तो आई डू होप आपको यहाँ तक की बात समझ आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।